हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 12th एमपी बोर्ड वार्षिक परीक्षा 2022 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि यह पेपर मेरे को मिला है। और इस पेपर से उम्मीद है कि आपकी 80 क्वेश्चन आने वाले हैं, मतलब 80 अंक के क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। यदि आप चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो में हम इसको फुल वॉच करेंगे, ठीक है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो हम विषय हिंदी का देखते हैं सबसे पहले, जिसमें प्रश्न क्रमांक 1 से 23 तक के संपूर्ण क्वेश्चन के आंसर देखेंगे हम इस वीडियो में, ठीक है। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन पेपर का। या यहाँ पहला क्वेश्चन दिया गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ले लिए होंगे। इसके बाद हम इसके क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है हनुमान। दूसरा में आ जाएगा वातावरण में नमी। तीसरे में आ जाएगा स्वर्ण। चौथे में चार। पांचवें में आचार्य भरत मुनि। और छठवें में कठिन कार्य। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, ठीक है। तो आप पहले क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं। ये यहाँ पर 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो फिर सेकंड का आंसर ये हो जाएगा, पहले में वायुमंडल, दूसरे में उमा शंकर जोशी, इसके बाद थर्ड में हो जाएगा आउट कोडिंग, और चौथे में 11 बजे, पाँचवें में संधारण वाक्य, छठवें में मुक्तक वाक्य, और सातवें में हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें सही जोड़ी मिलान करना है। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर यहाँ पर दिया गया है। पहले में वणीसर नाथ रेणु, दूसरे में आत्म परिचय, तीसरे में यात्रा वृत्तांत, ठीक है, और चौथे में देवनागरी, पांचवें में माधुर्य औज व प्रसाद, और छठवें में हो जाएगा स्तंभ लेखन। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है प्रश्न क्रमांक 4, इसके उत्तर देखते हैं। तो जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है, एक वाक्य में उत्तर लिखना है। जिसमें पहला दिया गया है राजभाषा से आप क्या समझते हैं, कविता का पहला उपकरण क्या है। वैसे वैसे ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। तो इसके आंसर हम देख लेते हैं। इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है, राजकीय कामकाज में प्रयोगों की प्रयोग की जाने वाली भाषा को ही हम राजभाषा कहते हैं। दूसरा में शब्द, तीसरा में रैमजे स्कूल अल्मोड़ा से, चौथे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पांचवें में मन रूपी मस्तिष्क में। इसके बाद हम पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, जिसमें सत्य सत्य की पूर्ति करना है और इसका चयन भी करना है, ठीक है। तो इसके बाद हम इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, पहले में हो जाएगा सत्य, दूसरे में सत्य, तीसरे में सत्य, चौथे में भी सत्य, और पांचवें में सत्य, और छठवें में भी सत्य, ठीक है। मतलब तीसरे नंबर बस के क्वेश्चन में असत्य आएगा, बाकी सभी में सत्य आएगा। तो आप क्वेश्चन को पढ़कर डिटेल से समझना, ये नहीं कि आप रट लेंगे। रटने से काम नहीं बनेगा, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन तक के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। छठवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो इसके बाद हम छठवां, सातवां व आठवां क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर वीडियो पॉज करके नोट डाउन भी कर सकते हैं। इसके बाद हम छठवां क्वेश्चन के आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो छठवां क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर दिया गया है, भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी। तो भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मण था। यह समृद्धि नाम उसके भाग्य की रेखाओं से नहीं मिलता था। भक्तिन समझदार व बुद्धिमान नारी थी, जो उसके नाम को बताकर उपहास का पात्र नहीं बनना चाहती थी। इसके बाद हम इसके अथवा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अथवा में दिया गया है, परचेजिंग पावर क्या है। इसका अर्थ यह है कि पैसे की गर्मी, अर्थात पैसों की बर्बादी। मॉल संस्कृति में परचेजिंग पावर दिखाई जाती है। यहाँ के ग्राहक धनी वर्ग के से संबंधित होते हैं। सातवां क्वेश्चन तक देखते हैं हम। सातवां क्वेश्चन में पूछा गया था कि बच्चे किस बात की आशा से नीड़ों से झांक रहे होंगे। तो बच्चे अपने माता पिता से शीघ्र घर लौटने की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे, ठीक है। उनके माता पिता उनके लिए भोजन की तलाश में सुबह जल्दी घोंसले से निकले होंगे। ऐसे में भूख से व्याकुल एवं माता पिता से के वात्सल्य से वंचित बच्चे अपने अभिभावकों की जल्दी से जल्दी घर लौटने की तलाश में प्रतीक्षा करने रहे होंगे, ठीक है। आठवां क्वेश्चन देखते हैं।
8वां क्वेश्चन पूछा गया था कि सवैया छंद की परिभाषा लिखना है। तो सवैया के हर चरण में 8 सगण पाए जाते हैं। वर्ग वर्ण संख्या 24 मानी जाती है और इसका दूसरा नाम चंद्रकला भी होता है। इसके अनुरूप इसके उदाहरण दिया गया है, जिसमें क्वेश्चन में पूछा गया है, जो कि उदाहरण सहित इसको लिखना है। तो यहाँ पर आप इसका उदाहरण सहित व्याख्या इसको याद कर सकते हैं। यही क्वेश्चन आएगा आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन में। भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखना है। तो भ्रांतिमान अलंकार का परिभाषा हो जाएगा रूप, रंग, गुण, धर्म, कर्म आदि की समानता के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाए, इसे ही हम भ्रांतिमान अलंकार कहते हैं। ठीक है, इसके उदाहरण दिए गए, समझी तुम्हें श्याम हरि नाच उठे वन मोर। इसका अर्थात यह होता है कि हम तुम्हें समझ रहे थे कि तुम घनश्याम हरि हो, भगवान जी हो। ठीक है, और यदि वो नाचने और लगे तो ऐसा लगा कि नाच उठे वन मोर, मतलब कि मोर के समान दिखाई दे रहे थे वो। ठीक है, इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 9वां, 10वां, 11वां और 12वां की तरफ देखते हैं। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो प्रश्न क्रमांक 9वां में दिया गया है, मुहावरे का अर्थ वाक्य में प्रयोग कर लिखना है। ठीक है, तो पहला दिया गया है अपना उल्लू सीधा करना, दूसरा खाक छानना। इसके बाद हम 10वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें नाटक एवं एकांकी में कोई दो अंतर लिखना है, कहानी व उपन्यास में कोई दो अंतर लिखना है, संचारी भाव किसे कहते हैं, किन्हीं संचारी भावों के नाम लिखना है, जूझ कहानी के आधार पर लेखिका की माँ ने पाठशाला जाने में क्या सहायता की थी, और मोहनजोदारो के घरों की क्या विशेषता थी। ठीक है, इसके बाद हम आंसर की तरफ बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन में पहले का आंसर हो जाएगा अपना उल्लू सीधा करना, अर्थात मतलब सिद्ध करना। ममता मेरी हिंदी की कॉपी ले गई, अपना उल्लू तो सीधा कर ली, पर मेरे इतिहास की कॉपी मांगी तो मना कर दिया। ठीक है, आप इसको समझ सकते हैं पढ़कर। खाक छानना यानी काम ना होना, श्याम के पास बहुत काम है पर वह खाक छानने का दावा करता है। ठीक है, इसके बाद हम 10वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन में कोई दो अंतर पूछा था, किसका, कहानी व उपन्यास का। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। आप वीडियो को पूरा वॉच किए करिएगा, जिससे आपसे पूरा क्वेश्चन व कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो कहानी छोटे आकार की होती है, उपन्यास का आकार बड़ा होता है। इसके बाद पहले का आंसर हो जाएगा कहानी, और वह उपन्यास में दो अंतर लिखना है। तो पहले में हो जाएगा कहानी छोटे आकार की होती है, वह उपन्यास बड़े आकार की होती है। दूसरा, कहानी में जीवन का खंड चित्रण होता है, अर्थात जीवन में किसी एक भाग का चित्रण होता है, जबकि उपन्यास में समस्त जीवन का चित्रण होता है। इसके बाद हम 11वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन में दिया गया है कि संचारी भाव किसे कहते हैं, कि चार संचारी भावों के नाम लिखना है। तो इसका आंसर में हो जाएगा मन पर आने वाले भावों को ही हम संचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव 33 प्रकार के होते हैं। पहला लज्जा, निंदा, आलस, स्वप्न, हर्ष, चिंता आदि। इसके बाद 33 प्रकार के होते हैं। यदि आप वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा तो इसके नाम भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि इतने डिटेल में आपको नहीं जाना है, 12th क्लास के लेवल में ही रहना है, इसलिए मैं इसको यहाँ तक रखा हूँ। ठीक है, 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन में रखा गया है, मोहनजोदाड़ो को के घरों की क्या क्या विशेषता थी। कोई दो विशेषता लिखना है। पहला, सड़कों के दोनों ओर मकान होते थे। दूसरा, घर छोटे व बड़े दोनों प्रकार के होते थे और एक कतार बने थे। ठीक है, अब हम 13वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13वां, 14वां व 15वां क्वेश्चन दिया गया है। 13वां में फीचर लेखन से क्या आशय है, और 14वां के अथवा में उपसर्ग तथा प्रत्यय में अंतर लिखते हुए एक एक उदाहरण लिखना है। 15वां क्वेश्चन का भी आंसर हम देखने वाले हैं। 13वां क्वेश्चन में है फीचर लेखन से क्या आशय होता है। ठीक है, तो फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन होता है। इसके साथ फीचर कथात्मक शैली में लिखा जाता है। ठीक है, तो आप इसका इतना ही आंसर लिखिएगा तो आपसे 2 नंबर का, सॉरी 3 नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा। 14वां क्वेश्चन में है उपसर्ग, विसर्ग उपसर्ग व प्रत्यय की परिभाषा लिखकर एक एक उदाहरण लिखना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, आप वीडियो को स्किप करके देख सकते हैं। विसर्ग जो शब्द के समाप्त होने के पश्चात लगते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। उदाहरण, नर, उत्तम। प्रत्यय में हो जाएगा विसर्ग जो शब्द के पश्चात बाद में लगते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। और इसका उदाहरण में सत धन जन, सत जन कहलाता है। ठीक है, अब 15वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम 15वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 15वां क्वेश्चन में दिया गया है छायावादी की प्रमुख प्रवृत्तियां। प्रवृत्तियों का अर्थात क्या होता है, विशेषताएं आप इसे कह सकते हैं, और इसके दो कवियों के नाम भी लिखना है। ठीक है, तो प्रमुख प्रवृत्तियां में पहले में हो जाएगा नारी सौंदर्य और प्रेम चित्रण। इस छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियों में हो जाएगा
पहला में नारी सौंदर्य और प्रेम चित्रण, दूसरे में अलौकिक प्रेम का रहस्यवाद, और प्रमुख दो कवियाँ हो जाएगा जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा। 16वां क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 16वां क्वेश्चन में फणेश्वर नाथ रेणु तथा हरीश हजारी प्रसाद द्विवेदी की निम्न विशेषताओं के आधार पर साहित्यिक विशेषताएं भी लिखना है। पहला रचनाएं कोई दो, दूसरा भाषा शैली। 17वां क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन, इसको हम आंसर देखने वाले हैं, तो वीडियो को में लास्ट तक बने रहिए। 16वां क्वेश्चन में पूछा गया था हजारी प्रसाद द्विवेदी की काव्यगत विशेषताएं लिखना है, जिसमें दो रचनाएं दिया गया था। पहले में कबीर, दूसरा में आ जाएगा अशोक के फूल। इसके बाद भाषा व शैली पूछा गया था, जो कि ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, आप इसलिए लॉन्ग टाइप क्वेश्चन लिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप भाषा में ये जो लिखा गया है इसको आप पढ़ कर के बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे से अच्छे अंक ला सकते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं। पहले में दिया गया है भाषा, दूसरे में लिखा गया है शैली, सूत्रात्मक शैली, व्यंग्यात्मक शैली, ठीक है, और विचारात्मक शैली। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद 17वां क्वेश्चन में पूछा गया था कि रघुवीर सहाय की कोई दो रचनाएं लिखना है। पहला आत्महत्या के विरुद्ध, और दूसरे में हो जाएगा लोग भूल गए हैं, ठीक है। इसके बाद हम इसकी साहित्यिक विशेषताएं की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें हम भाव पक्ष देखते हैं। पहला तो समकालीन समाज का चित्रण होता है, किया है इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से। दूसरा सांस्कृतिक एवं रचनात्मक राजनीतिक चेतना, ठीक है, और मध्यम वर्गीय जीवन का चित्रण। इसके बाद इनके कला पक्ष की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले में आ जाएगा भाषा, और फिर दूसरे में शैली, तीसरे में अलंकार योजना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वह इसको पढ़कर नोट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18वां 19वां व क्वेश्चन नंबर क्या दिया गया है 20वां, जो कि नीचे है। पहले आप 18वां व 19वां को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें दिया गया है आधुनिक भारत, इस शीर्षक पर एक अनुच्छेद लिखना है। तो आप इसको अपने मन से, चूँकि यह पुस्तक के तरीके से आप इसको कॉपी में नोट करेंगे तो आपसे याद नहीं होगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। आधुनिक भारत से आप क्या समझते हैं? तो ये लिख देना कि आधुनिक भारत मतलब पुरानी भारत में जो था वो, जैसे 1946 में, तो उस समय भारत की परिस्थिति कैसी थी और आज के स्टेज में भारत की परिस्थिति कैसी है। तो बस वही विकास को आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। 3 अंक का क्वेश्चन है, इसलिए आप 10 लाइन भी लिखेंगे तो आपके पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे। इसलिए मैं इसको लिखा नहीं हूँ कॉपी में, ठीक है, इसका आंसर। इसके बाद 19वां क्वेश्चन में अपठित गद्यांश लिखना है। तो ये तो कोई भी पढ़ सकता है, तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन रहता है, ये हर साल पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20वां, इसमें संदर्भ प्रसंग की व्याख्या लिखना है। आप यदि आपको इसका आंसर चाहिए तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपको इसका आंसर भी प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21वां 20वां तथा 22वां क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। तो 22वां में अपने मित्र को हायर सेकेंडरी की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर क्या देना है, बधाई पत्र लिखना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपसे बन जाएगा, नहीं बनेगा तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, तो मैं आपको इसका आंसर भी प्रोवाइड करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 23वां, जिसमें हम ई नंबर देखते हैं। एक निबंध आया है, बालिका शिक्षा का महत्व लिखना है। तो यहाँ पर दिया गया है बालिका शिक्षा, पढ़ेगी बेटी बढ़ेगी बेटी, नए शिखर पर चढ़ेगी बेटी, नव नूतन के अग्रिम पथ पर कदम मिलाकर बढ़ेगी बेटी। तो यहाँ पर बड़ी ही सुंदर पंक्ति दी गई है, तो आप इसको कोटेशन के रूप में लिख सकते हैं, जिससे आप बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे से अच्छे अंक ला सकते हैं। इसके बाद आप रूपरेखा लिखिएगा, प्रस्तावना, बालिका शिक्षा का महत्व, बालिका शिक्षा के प्रयास और बालिका शिक्षा की वर्तमान स्थिति व उपसंहार। तो आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे से अच्छे अंक ला सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आप वीडियो के नीचे कमेंट नहीं किए तो प्लीज़ कमेंट कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे के लिए जुड़े रहें आप मेरे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।